Okay, let's go. Should start from this way. देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, एक ग्लिम्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये ग्लूकोज है, सपोज करो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ने क्या बनाया था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनाया था, 2 पायरुविक एसिड था, है ना। साथ में क्या क्या था बताओ? तो 2 ATP और 2 NADH2। हाँ, 2 ATP रिलीज हुआ था, नेट है 2 ATP और 2 NADH, है ना। 2 NADH यही नेट था, NADH, राइट। अब ये पायरुविक एसिड जो है ना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया था, एसिटाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा था कि साथ में NADH भी यूज निकला था, 2 NADH भी निकला था, राइट, 2 NADH। और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ था, CO2 भी निकला था, तो राइट, डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ था, 2 CO2 निकला था। अब ये जो है, ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये हो रहा था, ये दिस इज लिंक रिएक्शन एंड दिस इज ग्लाइकोलिसिस। हाँ, दिस इज, ये क्या है भाई? तो ये ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस है। और ये मॉलिक्यूल कहाँ चला गया भाई? ये साइटोप्लाज्म में हुआ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। इसको हम लोग ने लिंक रिएक्शन कहा था, इसको क्या कहा था हम लोगों ने? लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। और ये चीज जो है ना, ये कहाँ चली जाएगी? क्रेब्स साइकिल। ये एंट्री ले लेगा कहाँ? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे, जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या ऑक्जेलोएसिटेट से कोलिस कर जाएगा, कोलिस कर जाएगा, हाँ, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे, क्रेब्स साइकिल्स, हाँ, क्रेब्स साइकिल्स। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि NADH2 कितना निकल रहा है, तो एक साइकिल से 3 निकलता है, तो 6 निकलेगा टोटल, है ना। टोटल यहाँ पे 6 निकलेगा, एनी हाउ विल सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएसिटेट से कोलिस करता है, ऑक्जेलोएसिटेट से क्या करता है? कोलिस करता है। बोलो, समझ रहे मेरी बात? कोलिस कर रहा है, कोलिस, हाँ, कोलिस कर रहा है, ठीक है। तो बन रहा क्या भाई? सिट्रिक एसिड, समझा? सिट्रिक एसिड बन रहा, और सिट्रेट भी इसको कहेंगे, सिट्रेट, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, समझा? ये देखो 6 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे ये 4 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये बन गया 6 कार्बन, ये कितना हो गया? 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन। अब सिट्रेट से सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, हाँ, फिर होता है सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटेट, हाँ, सिस एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड या सिस एकोनिटेट, हाँ, एकोनिटिक एसिड, राइट। उसके बाद फिर जो है ना, आइसोसिट्रिक एसिड, उसके बाद क्या भाई? आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट, हम डायरेक्ट इसको आइसोसिट्रेट कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिनेट करके कंपाउंड बनता है, ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट, उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, ऑक्जेलोसक्सिनेट स्किप कर रहे हैं, राइट। हाँ, ऑक्जेलोसक्सिनेट को स्किप कर रहे हैं, और ऐसे हम जो है ना ऑक्जेलोसक्सिनेट को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख रहे हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट। हाँ, यहाँ पे सिट्रेट लिखा है, तो अल्फा कीटोग्लूटाराइट यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन में एक फॉर्म करता है ना। फिर ये जो है ना, यहाँ पे क्या दे देगा भाई? यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोएंजाइम लग रहा है, कोएंजाइम लग रहा है, हाँ, इसीलिए कोएंजाइम ए आ गया, राइट। और सेकेंड पॉइंट, अल्फा कीटो के पहले और अल्फा के बाद, अल्फा के पहले और बाद, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट C5 कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट C5 कंपाउंड,
and very important compound because it can give many types of amino acids, है ना। यही अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, ठीक है, ये इजिली बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जो हमने इसको एक स्पेशल कंपाउंड को हमने ऑक्सैलोसक्सिनेट को हटाया ना, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इसके अल्फा कीटो के पहले और बाद में दोनों डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकल रहा है। CO2 क्या हो रहा है? निकल रहा है। CO2 क्या हो रहा है? निकल रहा है। CO2 निकल रहा है और ये कोएंजाइम ऐड हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में NADH2 बन रहा है, समझा। NAD से NADH प्लस, जो न्यू न्यूट्रिशन है वो NADH प्लस H प्लस आए, समझा, दोनों ही में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे NADH। इसीलिए मैंने अल्फा कीटो पर एम्फेसिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद क्या होता है? सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड कहो, सक्सिनेट, ठीक है। उसके बाद फ्यूमेरेट, फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मैलेट, उसके बाद क्या होगा? मैलेट, मैलेट, हाँ, तो मैलेट होगा। उसके बाद जो है ना मैलेट, इसके बाद जो है ना ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट से बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड देखिए, यहाँ पे फ्यूमेरेट से, ये सक्सिनेट से और फ्यूमेरेट से, हाँ, यहाँ पे FADH2 बनता है, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। ये क्या है भाई? फर्स्ट एंड लास्ट, FADH2। FADH2 जो है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं और ये एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, FADH2, समझा। अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जो सक्सिनेट बन रहा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक GTP बन रहा है। क्या बन रहा है? GTP, GTP, GDP से GTP बन रहा है। ये GTP जो है इक्विवेलेंट है ATP के, हाँ, ये ATP के इक्विवेलेंट है, इसको आप ATP ही समझो, या हम ऐसे लिख सकते हैं ADP को फिर इसने दे दिया तो ATP बन जाता है, समझ रहे मेरी बात? ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं हम, ऐसे कि इसने ADP को अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दिया तो ATP यूज हो गया, बन गया, समझ गए। अदरवाइज GTP को यूज करना समझो, क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको कई बार समझाया कि लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानोगे आप, तो लास्ट रिएक्शन में भी एक बन रहा है वो NADH, लास्ट रिएक्शन, एंड लास्ट रिएक्शन इज दिस वन, NADH, NADH प्लस H प्लस, ठीक है, NADH प्लस H प्लस आए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे NAD, यस, तो NAD से हम बन गया। तो देखो हम चार जो है ना डिहाइड्रोजिनेशन देखेंगे, इसमें चार डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं आप इसको। ये देख, ये देखिए, ये 1 2 3, हाँ ये इसका है ना, और ये 4, चार जो है ना ऑक्सीडेशन, क्लियर है? NAD से बन गया NAD, और दो डिकार्बोक्सिलेशन है, दो डिकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 यहाँ निकल रहा और एक CO2 यहाँ निकल रहा, समझ रहे ना? हाँ, बल्कि हम एक कंपाउंड जो नहीं लिखा उसके पहले, है ना, नहीं ये 6 थे ना, हाँ यही निकला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ CO2 यही निकला, डिकार्बोक्सिलेशन, 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 समझा। यही जो है ना आपका, अब देखिए हो गया भाई, इसको जो है ना, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, चूंकि क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने, हैंस क्रेब, है ना, पिजन्स मसल्स में देखा था, कहाँ देखा था? पिजन्स कबूतर, है ना, पिजन्स मसल्स में देखा था फर्स्ट टाइम, हाँ। और देखो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज C6 कार्बन मॉलिक्यूल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रेट साइकिल, समझा। सिट्रेट को हम लोग अगर लिखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, समझा। हाँ, तो देखो इसके कितने नाम हो गए, चलो। हाँ, ये एक फिगर क्या बना है भाई? फिगर क्या है भाई? फिगर क्रेब साइकिल्स, फिगर क्या है भाई? क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, क्रेब साइंटिस्ट का नाम है तो क्रेब साइकिल हो गया। फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल क्या है भाई? तो सिट्रेट है तो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। थर्ड, सिट्रेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो TCA साइकिल कहेंगे, 3 हो गया।
चौथा नाम C6 साइकिल मेरी तरफ से, समझा। फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी ऑलवेज गिवन दैट नेम आल्सो, ठीक है ना। तो हम लोग ने C3 क्यों पढ़ा था, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल था। C4 क्यों पढ़ा था, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल था। हाँ, अब अगर ग्लाइकोलेट फास्फोग्लाइकोलेट की बात करें अगर फोटो रिस्पिरेशन में, तो वहां पे C2 था, C2 C3 दोनों था, है ना। Here C6, here C6, first stable molecule is C6 compound, that's why it can be called as C6 molecule. Okay, Krebs cycle. ये कहाँ पे हो रहा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसी को कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ। और एक और चीज, राइट, आप इसको याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनेट फ्यूमेरेट के बीच में एफएडी बनता है, सैफ अली खान, सैफ, समझ गए, समझ गए ना। हाँ हाँ, सैफ में आया ना, सैफ है ना, यस, तो यू कैन रिमेंबर दिस। और दूसरा क्या था, लास्ट मॉलिक्यूल ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हाँ, ये हो गया। तीसरा क्या बताया मैंने, 5 के पहले भी और 5 के बाद वाला, अल्फा कीटो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। हाँ, इसके पहले भी NADH बन रहा है, इसके बाद में भी बन रहा है, दैट्स व्हाई आई ओमिटेड दिस। वन कंपाउंड वाज देयर, ऑक्सिलोसक्सिनेट, आई हैव नॉट रिटन दैट। हाँ, एनसीईआरटी ने और शॉर्ट लिखा है, एक मॉलिक्यूल और था। अच्छा देखो, ग्लाइकोलिसिस भी 10 स्टेप रिएक्शन है, और ये भी 10 स्टेप रिएक्शन है ना, हमने इसको एक को ओमिट कर दिया, उड़ा दिया। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यही है बस, ये बहुत बार आ चुका। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एक एक करके पॉइंट्स लिखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यही है। कौन है भाई, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट का बनना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें डिहाइड्रोजनेशन कितने हैं, 4 है, डिहाइड्रोजनेशन कितने हैं, 4, है ना। देखो कैसे कैसे, हाँ, एक अल्फा कीटो के पहले और एक बाद में, तो 2 हो गया। और एक सैफ अली खान बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोलो क्लियर। हाँ, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन लिखा, वहां पे आप ऑक्सीडेशन भी लिखे, ऑब्लिक देकर के ऑक्सीडेशन भी कहिए, ठीक है ना। हाँ, थर्ड पॉइंट, एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम्स, all enzymes, there are a lot of enzymes are there, all enzymes are present in the matrix, because this reactions is occurring in the matrix itself, matrix of mitochondria itself. But the only enzymes which is present at the inner membrane of mitochondria is succinate dehydrogenase. हाँ, succinate dehydrogenase, ठीक है, राइट। अब आप जो है ना, इसके प्रोडक्ट की बात अगर करें हम, तो क्या होगा भाई, इसके प्रोडक्ट में क्या क्या होगा भाई, क्रेब्स साइकिल में इसके प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ, इसके प्रोडक्ट का मामला जो है कैसा होगा। हाँ, यहाँ पे, हाँ, एक साइकिल में कितनी साइकिल चलेगी, 2 साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल, है ना, 2 क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी, है ना, 2 साइकिल चलेगी, जिसमें क्या क्या बनेगा बताओ, 3 NADH, एक FADH, एक GTP, ये बनेगा। हाँ, 2 CO2 निकल गया, 2 CO2 निकल गया, समझ रहे भाई, 2 CO2 गैस निकल गई। तो ये 4 डिहाइड्रोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम लोग खतरनाक चीज देखने जा रहे हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, समझा, खतरनाक चीज है। हाँ, बस सच में खतरनाक नहीं है, चूंकि इसके बारे में थोड़ा अलग अलग व्यूज आने लग गए हैं, इसीलिए इश्यूज। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अच्छा क्लियर है ना भाई, वही है, समझ गए, वही है। तो ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, हाँ, ये भी 6 कार्बन है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ एक निकल गया, इसलिए ये 5 कार्बन,
एक निकल गया तो 4 कार्बन, ये क्या है 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, C4 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 C4, हाँ ये सब के सब क्या है C4 C4, समझा, C4 C4 C4, समझा, ये सब C4 मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, लिखना पड़ेगा। चेन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो इसको जो है, इसको जो है, हाँ ये है माइटोकॉन्ड्रिया सपोज करो, ठीक है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, ये है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा कट करते हैं, और हाँ ये देखो यार, ये हमने ऐसा कट किया और इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड, हाँ ये देखो हम यहाँ इसका लिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसको क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिस्टी। कुछ कुछ लोग जो है ना, इस पे जो होता है ना F1 पार्टिकल, उस पे उस पार्ट को बोलते हैं। और ये रहा मैट्रिक्स, समझा, मैट्रिक्स। और ये रहा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहेंगे, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल भी कहेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट। और ये है आउटर मेम्ब्रेन, हाँ देखो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो यहाँ, ये देखो, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है ना, इसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। ये क्या बताओ, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया ये है, तो मैट्रिक्स को हमने कट मार करके हमने कहा कि हम ये मैट्रिक्स बना रहे हैं, और ये यही मैट्रिक्स, समझ गए। हाँ, अब ये पतली सी जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, हम उसको इतना मोटा बना दिया, हाँ, जस्ट टू नेम सम एंजाइम्स एंड दिस दैट, ओके, गॉट माय पॉइंट। हाँ, ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है, हाँ इनर मेम्ब्रेन, उसी को मैंने इतना मोटा बना दिया, ठीक है। हाँ, अब ये जगह कौन सी होगी बोलो, हाँ ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह, ये वाली जगह, हाँ देखा, ध्यान दो इधर, इधर देखो, समझ गए ना। हाँ, तो मामला क्या है, ध्यान दो कि जैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था ना, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ, फ्रॉम फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट टू हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, यस, दिस विल बी द करेक्ट, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, लोअर केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट टू हायर केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो प्रोटॉन को फेंका जाता है, याद आ रहा ना। हाँ, तो अगर हमने थैलाक्वाइड को कंपैरिजन किया तो थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में डाला जा रहा था, यहाँ पे इसमें डाला जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बोलो क्लियर है। और इसको भी एक्सप्लेन किसने किया, वही मिचेल ने, मिचेल ने, है ना। हाँ, पीटर मिचेल, MITCHEL, मिचेल, है ना, इसने एटीपी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया, क्लियर है। हाँ, अब देखो, ये मेम्ब्रेन है, सपोज करो ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में कह रहा है कि देखो ये एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पाया जा रहा है ऐसे, हाँ एंजाइम,
वो एंजाइम इम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, पड़ी हुई है, समझ रहे हैं, अंदर में पड़ी हुई है, अंदर में, है ना। तो उसका नाम क्या है भाई, जो बेहतर नाम है इसका, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है उसका? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिनेज कॉम्प्लेक्स, 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 कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा है कि इसी के अंदर जो है ना FMN भी है, FMN, ठीक है, और FRN भी है ना, FMN है ना, FMN याद रखो, ठीक है ना। हाँ, तो इसको कॉम्प्लेक्स वन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वन भी कहते हैं। तो देखो मैट्रिक्स में NADH रेड्यूस फॉर्म में पड़ा हुआ, बोलो पड़ा हुआ, और FADH2 भी पड़ा हुआ। ये NADH कहाँ से आया था भाई, कहाँ से आया था बताओ? ये आया था, यस, ग्लाइकोलिसिस से भी मिला था, लिंक रिएक्शन से भी मिला था, क्रेब्स साइकिल से भी मिला था, और क्रेब्स साइकिल से तो दोनों ही मिला था, समझ गए? हाँ, तो हम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो चेन है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते, सिस्टम भी बोलते। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो, ये अपना देखो ऐसे ऐसे करके, ये इस तरह से कह रहा है ना, पाथवे जो है ना आपको इंपॉर्टेंट, पाथवे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो कैसे करेगा भाई? तो वन कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, और कॉम्प्लेक्स 5th जिसका नाम एटीपी सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 5th का नाम क्या होगा? एटीपी सिंथेज। हाँ, तो पाथवे NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका पाथवे जो होगा कॉम्प्लेक्स 1 देन 2 पे नहीं, कॉम्प्लेक्स 3, समझा? कॉम्प्लेक्स 3, समझा? देन कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, और देन कॉम्प्लेक्स 4, देन कॉम्प्लेक्स 4, देन कॉम्प्लेक्स 4, देन कॉम्प्लेक्स 5। तो समझ रहे मेरी बात? हाँ, और यहाँ पे जो है ना, ये देखो कॉम्प्लेक्स 5 है, ये देखो ये, हाँ, तो कैसे कैसे हम लोग देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, हाँ कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 4th है, 5th, समझ रहे हैं मेरी बात ना? क्लियर है? हाँ, तो देखो NADH डिहाइड्रोजिनेज का, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, है ना, इसका क्या होगा? ये ऑलरेडी रेड्यूस्ड है, ऑक्सीडेशन होगा मतलब अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करा, अच्छा कॉम्प्लेक्स 3 को इसको जैसे बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 3 में जो होगा B6F कॉम्प्लेक्स रहते हैं इसके अंदर, इसका और दूसरा नाम क्या है? साइटोक्रोम B6F, कॉम्प्लेक्स BC1 है, और ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसका क्या नाम है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, C ऑक्सीडेज, C ऑक्सीडेज, ये याद रखना आप, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। और ये कॉम्प्लेक्स 5th जो है ना, कॉम्प्लेक्स 5th है, ये कॉम्प्लेक्स 5th जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स 5th का नाम है एटीपेज, एटीपी सिंथेज। क्या नाम इसका? एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज दूसरा नाम है, और इसको F1 पार्टिकल या इसको F0 भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? F0, F0 इसको बोलेंगे, F0, F0। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है, ये पहले का 2 कन्वेंशन था कि 2 प्रोटॉन को पुट किया जा रहा है, अब है 4, है ना, 4 प्रोटॉन को ये जो है ना FMN से जो है, FMN से क्या हो रहा है? FMNH2 बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? FMNH2। जब प्रोटॉन पुश कर दिया जा रहा तो फिर से FMN बन जा रहा है, इसकी साइकिल यहाँ पे ऐसे चल रही, इसकी साइकिल अलग चल रही, ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 प्रोटॉन को पुश किया जा रहा है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में 4 प्रोटॉन को पुश किया जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे साइटोक्रोम जो भी है, जैसे BC1 है, जैसे C ऑक्सीडेज है, और एक इनके बीच में होता है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, हाँ, और ये कहाँ होता है भाई? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, यहाँ पे, यानी इनर मेम्ब्रेन के बाहर, समझा? वो यहाँ पे कैरियर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। तो देखो हम लोग फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोक्विनोन नाम पढ़ रहे थे, यहाँ पे UQ, हाँ यूबिक्विनोन, यहाँ पे क्या कहेंगे? यूबिक्विनोन। तो देखो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो प्रोटॉन भी कैरी करता, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छे से समझना।
यूबिक्विनोन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों को कैरी करेगा, लेकिन साइटोक्रोम जो भी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। समझा? अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पे ये जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कह रहा पहले कन्वेंशन एक ही था, 2 कह रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रोटॉन 4 कह रहा, 4 कह रहा। एनीहो साइटोक्रोम सी या BC1 या ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और यूबिक्विनोन क्या कर रहा है बताओ, प्रोटॉन दोनों कर रहा है। समझा? तो हमें कहाँ कहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे मिल रहा है भाई, हाँ यहाँ पे ये 2 ही कर रहा है, ये 2 प्रोटॉन को फेंक रहा ना, 2 प्रोटॉन को फेंक रहा, 2 प्रोटॉन को फेंक रहा। तो देखो यहाँ पे जो आया ना, यहाँ पे इससे जो इलेक्ट्रॉन आया तो उसने यूबिक्विनोन ने ले लिया, यूबिक्विनोन ने, और यूबिक्विनोन ने क्या किया कि यहाँ से प्रोटॉन खींच करके, यहाँ से प्रोटॉन खींच के यूबिक्विनोन ये ऐसे बन गया, रिड्यूस फॉर्म बन गया। अब फिर जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन को पुश कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन जो है ना यहाँ पे देखो हम 2 प्रोटॉन यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज, ठीक है ना। हाँ, अब BC1 में फिर से वही ये वाला फैक्टर आ जाएगा, यूबिक्विनोन इसमें भी है, अंदर इसके अंदर लिख रहा है, इसके अंदर लिख रहा है ना, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर भी लिख रहा है यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म लिख रहा है, रिड्यूस। अब फिर प्रोटॉन को पुश कर दिया तो हो गया, प्रोटॉन को पुश कर दिया। अच्छा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में क्या है भाई, वहां पे प्रोटॉन पुश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, साइटोक्रोम कितना, 2 ही है ना। हाँ, सी ऑक्सीजन का नाम है वो, साइटोक्रोम AA3 ठीक है। तो यहाँ समझ रहे ना, हाँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअल में देखो इसको जो है ना, इसको समझना आपको कि यहाँ पे अगर एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या होगा भाई, ये तो NADH का देखो, NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो NAD बना, ठीक है ना, NAD बना। इसी दरमियान में कितने प्रोटॉन टोटल पुट किए गए इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, तो 10 है ना। तो 4 प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू 4 प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू कितना कह रहे हैं हम लोग, 4 प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP, ये याद रख लेने का, ठीक है। तो NADH जो है कितना दे रहा भाई, तो 1 NADH जो है ना टोटल कितना दे रहा भाई, NADH प्लस H प्लस जो दे रहा है वो जो है कितना, पहला कितना था, पहला 3 था, है ना, पहले 3 था कन्वेंशन। और अगर FADH2 की बात करेंगे तो FADH2 की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि FADH2 यहाँ अलग से यहाँ पे अलग से, और उसकी कहानी ऐसे चलेगी, तो उसकी कहानी ऐसे चलेगी मतलब 4 ये और 2 ये, FADH2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, उसका भी वो भी क्या करेगा, FAD से FADH2 डिडक्ट, हाँ ये हो जाएगा, FAD जो है मतलब सेम स्टाइल में यहाँ पे ये उसको क्या बोलते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या बोलते हैं उसको, FA2 को, हाँ कॉम्प्लेक्स 2 को क्या बोलते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, समझा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो वो खुद नहीं करता, जैसे ये NADH जो पुट कर रहा ना प्रोटॉन, वो नहीं करता, हाँ वहां पे यूबिक्विनोन करता है, क्लियर है ना, क्लियर करता है वो। तो क्या कहेंगे हम लोग, ये FAD यहाँ पे कितना जाएगा भाई, तो यूबिक्विनोन के जरिए ही बना हुआ, तो दिस एंड दिस 6 प्रोटॉन जो है ना FADH2 का, 1 FADH2 इज इक्वल टू 1 FADH2 इज इक्वल टू नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP, 1.5 ATP मतलब 6 प्रोटॉन, ठीक है ना। ओके, ये पाथवे लिख लो, ठीक है, ये प्रोटॉन समझ लो, बाकी सारी चीज समझा दिया, ठीक है ना, हाँ एकदम क्लियर है। सिर्फ ये प्रोटॉन का पुश किया जा रहा, हाँ देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है बताओ, साइटोक्रोम सी, है ना, ये मालूम है, ये मोबाइल कैरियर, यस यहाँ पे ये लिखो मोबाइल कैरियर, ये क्या है, मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन पकड़ करके मूव करता, साइटोक्रोम सी, समझ रहे ना आप, मोबाइल कैरियर। साइटोक्रोम सी का पोजीशन कहाँ पे बताओ, तो एट द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, लिखो वो इंपॉर्टेंट है, हाँ साइटोक्रोम सी कहाँ पे है, साइटोक्रोम सी कहाँ पे बताओ, एट द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, हाँ एंड इट इज ए मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और इसके कंपैरिजन में इसके आप देखें अगर तो दूसरे मॉलिक्यूल जो है ना, दूसरे मॉलिक्यूल क्या है, जैसे साइटोक्रोम BC1 है, ठीक है, BC1 कॉम्प्लेक्स है, BC1 कॉम्प्लेक्स, राइट, ये सब जो है ना एम्बेडेड है, मतलब मेम्ब्रेन के हिस्सा है, क्लियर है ना, राइट, मेम्ब्रेन के हिस्सा है। हाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा। और अगर मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं FADH2, तब बनेगा क्या, FAD, देखा था ना वो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही है, वही है। हाँ, तो देखो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या कि विच कम्प्लेक्स इज नोन एज कम्प्लेक्स 2, ऐसे पूछेगा तो बहुत इजी जाएगा, लेकिन विच कम्प्लेक्स इज यूटिलाइज्ड इन क्रेब साइकिल एज एन एंजाइम, हाँ लिख लो इसको, विच एंजाइम is used in Krebs cycle, but act as complex 2 in ETC, हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, है ना, कॉम्प्लेक्स 2, तो आप समझ गए ना, एग्जांपल लिख लिए, आंसर क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, यही कॉम्प्लेक्स 2 है और यही क्रेब साइकिल में भी यूज होता है। अब हम लोग लास्ट फेज पढ़ने जा रहे हैं ETC के बाद, एम्फीबॉलिक पाथवे, हाँ, ये लिख लिया ना आपने, हाँ, क्या लिखा भाई, विच एनसीईआरटी ने हाँ, एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ये वाला पार्ट अलग से बताया, हाँ, एक डिफरेंट पेज पे बताया है ना, हाँ, तो हम यहाँ पे आपको उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो यहाँ, जैसे कि आपको हमने केमियास्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कर जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन कम गए, यहाँ पे ज्यादा हो गया प्रोटॉन, क्लियर है, एज लाइक दैट ऑफ थैलाकोइड ल्यूमेन के पास सेम कंडीशन थी ना, तो जिसको मिचेल ने एक्सप्लेन किया कि एटीपी कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन बहुत बढ़ गया और यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन को पुश करने का, गिरने का रास्ता एक ही, और वो ये, समझा, हाँ, यस, अगर यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से इधर ट्रांसफर होना चाहिए, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी दरमियान में एटीपी बनता है, ठीक है ना, एटीपी बनता है और इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यही है ऑक्सीडेटिव, समझा, प्रोटॉन आया। अब देखो ये मैट्रिक्स में ये प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, उसको हम लोग ने, यस, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये कि ऑक्सीजन इसको सबको ये सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन को जो सबसे खींचने का काम कर रहा है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, है ना, यस, तो सबसे ज्यादा इसी का है, समझा, तो यही तो इलेक्ट्रॉन को थ्रू आएगा, ठीक है ना, इसके थ्रू आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये देखो ये प्रोटॉन आ गया, समझा, तो यहाँ पे बन गया वाटर मॉलिक्यूल, तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा था फोटोसिंथेसिस में, वहां टूट रहा था, यहाँ बन रहा, ठीक है, यहाँ बन रहा, बनने के लिए क्या है भाई, क्या क्या जरूरी है, पहली बार आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में लिया जा रहा था, फर्स्ट टाइम इट इज यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ ETC ओनली, आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं देखा, ग्लाइकोलिसिस में भी नहीं, लिंक रिएक्शन में नहीं, क्रेब साइकिल में नहीं, ETC का लास्ट रिएक्शन, वो भी कहा कॉम्प्लेक्स 4 पे, और वही ड्राइविंग फोर्स है, हाँ, अगर टग ऑफ वार होता है, जो सबसे हेल्दी होता है, मजबूत होता है, वो कहाँ पे होता है, फर्स्ट पे या लास्ट पे, हाँ, तो यही लास्ट पे, ऑक्सीजन खींचने वाला ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, समझा, ऑक्सीजन ही जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, क्लियर है, तो ये जो वाटर बना, इसी को हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, मेटाबॉलिक वाटर, और इट इज जस्ट इट सीम्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन रिवर्स वे,
ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हम लोग देखा था ना, तो यहाँ पे नेचर ने कैसा कमाल देखा है देखो। तो आपको ये भी दिमाग में रहना कि ऑक्सीजन जो है ना हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो यूज कहाँ पे हो रहा है, ईटीसी। हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया कि दिस इज द respiration or real respiration or also called as cellular respiration taking place in all living world, all living world, mind it, okay, ठीक है, चलो गुड। यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे रब कर दे, समझ गए, समझ गए आप लोग? हाँ, यहाँ पे जो है ना ये इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बता दिया था भाई, ये आपको ये बता दिया था क्रिस्टी है ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना ये क्या था, क्रिस्टी बोलेंगे हम लोग, यहाँ इनर मेम्ब्रेनस पार्ट है ये, और ये क्या है तो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं ना, इस तरह से, ओके।